आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअलिटी, इस विषय के ऊपर संक्षेप में आपके सामने विचार कुछ रखने का प्रयास है। मानी सी बात है कि विषय थोड़ा सा, क्योंकि इसमें विज्ञान का पक्ष भी है, क्वांटम लेवल पे भी हम देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम सुपरपोजिशन का सिद्धांत भी हल्का सा देखेंगे। साथ में हम क्वांटम इंटेंगलमेंट को देखेंगे कि जब दो कण आपस में संबद्ध हो जाते हैं तो ब्रह्मांड में लाखों किलोमीटर की दूरी होने पर भी दोनों के बीच में एक पर जो प्रभाव आता है तो दूसरे पे भी आ जाता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट को देखेंगे और साथ में हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। फिर हम जो है वो नागार्जुन की विचारधारा जो शून्यता की है इसको देखेंगे कि वो क्या बताते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, चेतना या आध्यात्मिकता के बारे में क्या बताते हैं। फिर शंकराचार्य को भी देखेंगे, फिर हम विज्ञान तो पहले ही देखेंगे, फिर ओशो की विचारधारा को भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये विषय हमारे सामने कुछ इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे हम विज्ञान को ले लेते हैं कि भाई ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है तो प्राणियों की अपनी सत्ता है, जड़ पदार्थ हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, दिखाई पड़ रहा है हमको, अनंत सत्ता दिखाई पड़ रही है, न जाने कितने ग्रह हैं, सितारे हैं, सब हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो कहीं ना कहीं मन में तो विचार ये पैदा होता ही है कि आखिर इस इतना विशाल ब्रह्मांड है तो हम कैसे इससे जुड़े हुए हैं, हमारी चेतना कैसे संबद्ध है, क्या हमारे अंदर आत्मा का ये कॉन्सेप्ट आता है, तो क्या ब्रह्मांड में भी कोई चेतना है। इस तरह के विचार चलते हैं। आज क्योंकि भौतिक विज्ञान में प्रगति हो गई है, क्वांटम लेवल पे भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं और दिए जा रहे हैं। तो उसी में से कुछ आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट को देख लेते हैं। तो उसमें माना जाता है कि जैसे जुड़वा बच्चे का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं और एक बच्चा मानिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो दिल्ली में है, दूसरा बच्चा जो है वो किसी वजह से मान लिए कि पिता गए हुए हैं बॉम्बे और लेके चले गए, दूसरा बच्चा बॉम्बे में है, दूरी दोनों में बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा दिल्ली में है, दूसरा जो है वो बॉम्बे में है। एक समझाने के लिए हम इसको देखेंगे, यानी सुपरपोजिशन की स्थिति को हम देख रहे हैं तो उसको देखेंगे हम। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अगर एक बच्चे की गुदगुदी की जाएगी तो दूसरा वाले उसको भी गुदगुदी होगी, वो भी हंसेगा जो बॉम्बे में है। तो इस आधार पर क्वांटम इंटेंगलमेंट की विचारधारा आती है कि दो कण लाखों किलोमीटर की अगर दूरी पर हों और समान अवस्थाओं में परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन है या फोटॉन है, अगर वो समान परिस्थिति में डेवलप हुए हैं, उनका जन्म हुआ है इलेक्ट्रॉन का या फोटॉन का, तो वो ब्रह्मांड के अंदर लाखों किलोमीटर की दूरी पर भी होंगे। तो अगर एक की स्पिन अप होगी तो दूसरे की डाउन होगी। कहने का अर्थ है कि एक पर जो प्रभाव आएगा तो लाखों किलोमीटर की दूरी है, जबकि बीच में एक हम समझ सकते हैं कि गैप दिखाई पड़ रहा है। इसको क्या आइंस्टीन ने कहा था, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी एक प्रकार की आश्चर्य में डाल देने वाली क्रिया है, या हम भूत से संबंधित एक क्रिया समझ सकते हैं कि एक कण यहाँ पर, दूसरा लाखों किलोमीटर दूरी पर है, इस पर जो प्रभाव आ रहा है तो वहाँ उस कण पर भी आ रहा है, क्योंकि वो आपस में इंटेंगल्ड हैं, आपस में संबद्ध हैं वो, क्योंकि उनका जन्म किसी एक परिस्थिति में हुआ है। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी है, जिसके अंतर्गत बहुत विशाल दूरी होने के बाद भी, क्योंकि कण एक समान परिस्थिति में पैदा हुए थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे फोटॉन हो, तो फिर अगर किसी एक में कोई क्रिया की जाएगी तो दूसरे पर भी प्रभाव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपस में चेतना के स्तर पर दोनों कण संबद्ध हैं, ये विचारधारा दी जाती है। तो ये हमने क्वांटम इंटेंगलमेंट का विचार देखा। दूसरी बात आती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की आती है, यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसके अंतर्गत जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर देखते हैं। मान लेते हैं उस पर्दे पे हमने दो छेद कर दिया है, हम इलेक्ट्रॉन को उस पर्दे की तरफ जो है वो गुजार रहे हैं, उसके तरफ हम दिशा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको ऑब्जर्व ना किया जाए, देखा ना जाए, तो वो एक ही समय में दोनों छेदों से गुजर जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक है, लेकिन एक ही समय में वो दोनों छेदों से गुजर जाएगा। इसी को कहा जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, उसको नापने की कोशिश करें, तो फिर वो तरंग के तौर पर नहीं रहेगा, बल्कि वो कण बन जाएगा, यानी दोनों अवस्थाओं में रहता है। कहने का अर्थ है कि वो दोनों छेदों से गुजरेगा तरंग के तौर पर, लेकिन अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो कण बन जाएगा। जैसे हमने एक सिक्का मान लिया उछाल दिया हवे में, तो वो हेड भी रहता है टेल भी रहता है, लेकिन ज़मीन पे गिरेगा तो कोई एक अवस्था ले लेगा, या तो हेड में होगा या टेल में। तो अगर हम किसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अगर हम
कण को देखते नहीं, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो तरंग के तौर पे दोनों छेदों से एक ही कण, अलग अलग छेद है और कण एक ही है लेकिन वो गुजर जाएगा दोनों छेदों से। ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वो एक छेद से गुजरेगा और कण बन जाएगा, पार्टिकल बन जाएगा, वो छोटा सा कण, ये इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी बताया गया है कि एक ही कण कई अवस्थाओं में हो सकता है। इसका मतलब आत्मा चेतना के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि आत्मा की शक्ति बहुत अनंत होती है, वो कई रूपों में खुद को प्रकट कर सकती है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिशाली सत्ता के तौर पर उसको स्वीकार किया गया। द्वैत वेदांत में तो आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है, तो ऐसे में उसी ब्रह्म ने माया के माध्यम से इतना विशाल ब्रह्मांड बना दिया है। तो अगर हम ये विचार कर लेते हैं, जैसा ओशो ने बताया था कि चेतना एक ही रहती है, वही चेतना अलग अलग रूपों को, आकारों को ले लेती है, जिसके वजह से ये हमको संसार दिखाई पड़ता है। तो ये हमने देख लिया कि सुपर पोजिशन के अंतर्गत जो कण होता है वो कई अवस्थाओं में हो सकता है, एक ही कण कई अवस्थाओं में होगा, लेकिन अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो कोई एक अवस्था ले लेगा वो। तो हमने ये विज्ञान के अंतर्गत देख लिया, जिसमें विज्ञान के माध्यम से अगर यूनिवर्स के बारे में बात की जाए तो बिग बैंग थ्योरी बताई जाती है भूगोल के अंदर, कि अरबों साल पहले एक छोटा सा कोई एक पिंड था, एक पिंड रहा होगा, उसके अंदर विस्फोट हो गया और उसी विस्फोट से पूरा ये ब्रह्मांड बन रहा है, और ये लगातार वो जो पदार्थ है, मलबा जिसको कह सकते हैं, रॉ मटेरियल, उसका विस्तार होता चला जा रहा है। आकाश गंगाएं जो हैं अलग अलग प्रकार की बन रही हैं और लगातार विस्तार ब्रह्मांड का हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत पूरा एक कैलकुलेशन करके बताया गया कि कितने अरब साल पहले जो है वो ये पूरा ब्रह्मांड किसी एक पिंड के विस्फोट से पैदा हुआ है। वो फिर बहुत विशाल ऊर्जा निकली, धीरे धीरे मलबा ठंडा होता गया, रॉ मटेरियल, और तरह तरह के ग्रह जो हैं वो प्रकट हो गए, सितारे भी उससे बने। तो हमने विज्ञान के माध्यम से देखा, कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये विस्फोट से, बिग बैंग थ्योरी से पैदा हुआ है। लेकिन क्वांटम लेवल पे अगर हम चले जाते हैं तो कण को आपस में संबद्ध भी पाते हैं कहीं ना कहीं। क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो सिद्धांत है वो यही है, आपस में कण कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं अगर समान परिस्थिति में उनका जन्म हुआ हो। अगर हम नागार्जुन के हिसाब से देखें तो हमने विज्ञान का पक्ष देख लिया था। मानी सी बात है कि अभी हम उस लेवल पे तो स्थापित नहीं कर पाएंगे, ओशो ने तो कहा है, और क्वांटम लेवल पे ऊर्जा की विविधता जो है कहने के आत्मा से स्थापित की जाती है। तो अभी तो रिसर्च चल ही रही, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे विद्वान बता रहे हैं कि वही ऊर्जा जो है वो एक प्रकार से वही चेतना है जो विभिन्न प्रकार के कोश उपनिषदों में आए हैं, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश विज्ञान, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस प्रकार की विचारधारा चेतना के स्तर पे आई है। तो उसी रूप में बताया गया है कि वो आत्मा ही है, उसकी अलग अलग चेतनात्मक अभिव्यक्ति हुई है ब्रह्म के माध्यम से ही। क्योंकि कहीं ना कहीं अद्वैत वेदांत में माया के माध्यम से ब्रह्म, यानी ब्रह्म ने ही माया के माध्यम से जगत को व्यवहारिक स्तर पर प्रकट किया है, तो वो चेतना तो उसी की है, ब्रह्म की ही चेतना है, चाहे प्रतिबिंबात्मक ही क्यों ना हो, आभास या विवृत रूप में क्यों ना हो। तो अगर हम नागार्जुन की विचारधारा को देख लेते हैं तो नागार्जुन तो शून्यता की अवधारणा देते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु का न तो कोई स्वभाव निश्चित किया जाता है, और नागार्जुन तो कहते हैं किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ हमेशा से पहले से ही होगी उसको जन्म लेने की आवश्यकता क्या है, तो दोबारा उत्पत्ति हो जाएगी। तो नागार्जुन तो किसी वस्तु को बस ऐसे ही मानते हैं कि प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से। तो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि चीज़ें कहीं ना कहीं अनित्यतावाद का सिद्धांत दिया था, और नागार्जुन ने तो बताया कि चीज़ें हमें प्रतीत होती हैं। जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं, रस्सी में सांप होता नहीं लेकिन हम देखते हैं, हमको सांप दिखाई पड़ता है, वैसे ही ये समृद्धियों के तौर पर ये जगत दिखाई पड़ रहा है, ये है नहीं, वास्तविकता नहीं है। इसके आधार में हम टटोलेंगे, किसी वस्तु का स्वभाव स्वरूप निश्चित नहीं कर सकते, गुणधर्म नहीं बता सकते, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। कोई भी वस्तु खुद से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जब वस्तु है तो दोबारा पैदा क्यों होगी। तो नागार्जुन बताते हैं जो उत्पत्ति और विनाश हम देखते हैं ये सिर्फ आभास, यानी हमें सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, कोई चीज़ पैदा हो रही है, कोई चीज़ मिट रही है, ये लोग मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जन्म पुनर्जन्म, ये सब कुछ चल रहा है, ये सब समृद्धियों के तौर पर आभासिक है, प्रातीतिक है, बस दिखाई पड़ रहा है नहीं, एक्चुअल में शून्यता की स्थिति है। शून्यता एक ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत नागार्जुन बताते हैं कि न तो कोई हमेशा के लिए सत्ता होती है और न ही हमेशा के लिए किसी चीज़ का निषेध होता है। ये जो शून्यता है ये मध्यम मार्ग है, बीच का है। हम हमेशा के लिए किसी चीज़ को सत्य नहीं कह सकते, जैसे अद्वैत वेदांत में आत्मा या ब्रह्म को हमेशा के लिए सत्य बताया जाता है। ये नागार्जुन की विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि कोई स्थायी सत्ता है ही नहीं, शून्यता की अवधारणा है, वो बीच का मार्ग है। न तो हमेशा के लिए कोई चीज़ सत्य है, न हमेशा के लिए कोई चीज़ असत्य है, मध्यम मार्ग की स्थिति वो बताते हैं नागार्जुन। तो इस आधार पर हमने देख लिया। लेकिन शंकराचार्य जो है वो नागार्जुन की विचारधारा शून्यता पर आक्षेप लगाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर शून्यता की, यानी
शंकराचार्य भी बताते हैं कि माया के माध्यम से व्यवहारिक स्तर पर ही जगत सत्य है और कहीं ना कहीं मिथ्या हो जाता है। तो नागार्जुन के हिसाब से भी प्रातीतिक यानी संवृत्तियों के आधार पर ही दिखाई पड़ता है, जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं। तो शंकराचार्य भी वही बताते हैं, लेकिन शंकराचार्य ये बताते हैं कि अगर हम आत्मा को नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान किसको प्राप्त होगा? कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला भी तो होना चाहिए। बुद्धिमत्ता की बात कहाँ चली जाएगी? अगर कोई ज्ञाता नहीं होगा तो फिर किसी प्रकार का हम शून्यवाद का सिद्धांत भी नहीं दे सकते, कोई मत नहीं रख सकते हैं, प्रकट ही नहीं कर सकते। किसी न किसी ज्ञाता, चेतनामय ज्ञाता का होना आवश्यक है। ये एक शंकराचार्य अपना मतभेद दिखाते हैं नागार्जुन से। तो हमने विज्ञान को देख लिया। अगर ओशो की बात देखें तो ओशो बता देते हैं कि वही एक चेतना जो है क्वांटम लेवल में जो ऊर्जा है समान रूप से रहती है, वही अलग अलग आकारों को ले लेती है, वही आकार माया है और बाद में वो आकार मिट जाता है, चेतना ही रह जाती है। तो ये आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, द यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में संक्षेप में रखने का प्रयास था आपके सामने कि विज्ञान में क्या स्थिति है, चाहे वो सुपर क्वांटम लेवल पे सुपर पोजिशन की अवस्था हो या हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें। तो हमने स्थिति को देखा कि किस प्रकार से नागार्जुन बताते हैं और शंकराचार्य बताते हैं, ओशो की क्या विचारधारा है और विज्ञान में क्या मत स्वीकृत है। हालांकि अभी एक हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंतर अभी लगातार शोध चल रहा है। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।